जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के सामने रात के 8 बजे एक बार फिर आए, सबको यही उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो बड़ी घोषणा होने वाली है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन उसके अंत आते आते उन्होंने ये बात कह दी कि चौथे चरण का ऐलान होगा, यानी लॉकडाउन 4.0 होगा। उसका ऐलान तब होगा जब बाकी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी, उसमें जो सुझाव उन्हें दिए गए थे, उसके बाद कहा गया था कि 15 तारीख को सबको अपनी तरफ से एक आकलन के साथ बताना है कि किस तरह से वो चाहते हैं लॉकडाउन आगे हो, तो लॉकडाउन होगा चौथा। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं है। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं है। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि आर्थिक पैकेज की जल्द से जल्द आवश्यकता थी, लेकिन उनके साथ में यह भी कहना है कि जो मजदूर इस समय पलायन करने को मजबूर हैं और अपने अपने घरों की ओर निकले हैं, उन सबको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और साथ ही सबके अकाउंट्स में वो पैसे डाले जाएं जिसकी उन्हें इस समय आवश्यकता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जब देश को संबोधित किया, लगभग आधे घंटे के इस संबोधन में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो ये की कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जो मदद सीधे तौर पर न सिर्फ उद्योगों को बल्कि जो दिहाड़ी मजदूर जो हैं, जो छोटे छोटे कामकाज करते हैं, उन सब का जिक्र उन्होंने किया। अब इसका जो पूरा खाका है वो कैसा होगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले कुछ दिनों में एक एक करके देश के सामने रखती रहेंगी। लेकिन अभी देश की जीडीपी का 10% जो बैठता है, ये 20 लाख करोड़, उसका आवंटन किया गया है एक पैकेज के तौर पर, ताकि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई तो रहे, लेकिन हमारी जिंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द न रह जाए। कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके साथ ही कहा कि जो लॉकडाउन का चौथा चरण होगा उसका ऐलान 18 तारीख से पहले पहले कर दिया जाएगा। 18 तारीख से पहले पहले बता दिया जाएगा कि किस तरह का ये लॉकडाउन होगा। इंतजार दरअसल आज के लिए ये कहा जा रहा था कि वो लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह की बातें कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री वापस आकर ये बताएंगे कि कैसा लॉकडाउन उनके हिसाब से उनके राज्यों में होना चाहिए, उसके बाद लॉकडाउन के स्वरूप को लेकर ऐलान होगा। क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, एक बार जरा सुना देते हैं। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी।
मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि
उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। तो प्रधानमंत्री ने कई और अहम बातें की। देखिए, एक तो ये ऐलान कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज होगा जिसकी डिटेल्स आने वाले दिनों में पता चलेंगे। उसके साथ ही चौथे चरण का जो लॉकडाउन होगा उसकी भी बात। लेकिन इसके साथ ही आत्मनिर्भरता, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कई बार किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब इस सदी में भारत अगर आत्मनिर्भर होगा तो दुनिया को और बेहतरी हो सकती है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर के तौर पर दुनिया को मदद का हाथ भी आगे बढ़ा सकता है, जैसा कि कोरोना के संकट काल में हमने कई देशों के मुतालिक देखा। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब चौथे चरण का लॉकडाउन होगा तो उससे पहले जरूरी है कि जो राज्य हैं उनका जो सारा खाका है, जो सारा प्लान है वो सामने आ जाए। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, जो ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से आर्थिक पैकेज पर मैं बाद में आऊंगी, पहले इस बात पर कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो चौथे चरण का लॉकडाउन होगा उससे पहले मैं 15 तारीख का इंतजार करना चाहता हूं, जब राज्यों की तरफ से पूरी तरीके उनका फीडबैक आ जाए। ये एक स्वागत योग्य कदम आपको लग रहा है कि राज्यों को यह आजादी हो कि लॉकडाउन के साथ कैसे आगे बढ़ें, वो राज्य निर्धारित करें, या आपको लग रहा है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी को आप पर छोड़ रही है? अब से पहले जब भी लॉकडाउन अनाउंस किया था तो केंद्र सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया और हमेशा समय सीमा बांध कर किया। पहली बार ये लॉकडाउन, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि लॉकडाउन 4 होगा, कितने दिन का होगा और किस प्रकार का होगा इसका उन्होंने उल्लेख अभी नहीं किया और कहा कि कुछ दिनों बाद बताएंगे। मैं चाहता भी हूं और मैं समझता हूं सही भी है कि भविष्य में जो भी गतिविधियां हमको अलाउ करनी है या इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करनी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भारत सरकार को देनी चाहिए राज्यों को, और राज्य के अंदर भी अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए पूरे देश भर में एक तरह का लॉकडाउन हो संभव नहीं है और इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो
रेड जोन्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहां पर बिल्कुल मूवमेंट हमें अलाउ नहीं करना, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में या ये संतोष लेकर बैठ जाएं कि बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं फैला। मत भूलिए कि कल भी और आज भी हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो जब 500 केस पॉजिटिव थे तब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, और अब 70,000 पहुंच रहे हैं, हम लॉकडाउन खोलने की सोच रहे हैं, तो संक्रमण का खतरा गया नहीं है, लेकिन हमें बड़ा सावधानी से अपने अगले कदम का चुनाव करना है। ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का अगर ऐलान किया गया है, जिसकी डिटेल्स हमें कुछ दिनों में पता चलेंगे वित्त मंत्रालय की तरफ से, ये आपको सही लग रहा है? सचिन जी, मैं आपके पास आती हूँ इस समय, जरा नितिन गडकरी कह रहे हैं वो सुन और लेते एक हैं। आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर है, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे, और देश की इकोनॉमी में 29% कंट्रीब्यूशन लघु उद्योगों का है, एमएसएमई का है, ये और बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा देश शक्तिशाली होगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा, और इस संकट से उभर कर हम बाहर आएंगे और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रगति और विकास की ओर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस पैकेज को देने में प्रधानमंत्री जी ने 10% ऑफ द जीडीपी ये पैकेज दिया है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, और उन्होंने किया हुआ ये काम हिंदुस्तान की जनता इस संकट के समय अनेक सालों तक कभी भूल नहीं सकेगी, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को खूब धन्यवाद और उनका अभिनंदन। नमस्कार। नितिन गडकरी अपनी तरफ से आश्वस्त लग रहे हैं कि ये जो मदद की राशि आएगी, ये जो आर्थिक पैकेज आएगा, उसके साथ ही ये सारी समस्याओं का निपटारा हो सकता है। लेकिन राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी मांगे भी रखी हैं सचिन जी, और उसमें अगर हम इस रकम को देखें, आपको लग रहा है कि 20 लाख करोड़ की बात अगर होती है, या फिर 10% लगभग जीडीपी का प्रधानमंत्री कहते हैं, तो ये सबकी समस्याओं का निवारण कर देगा? बहुत जल्दबाजी है कहना, अभी देखना पड़ेगा ये राइट ऑफ है, इन्वेस्टमेंट है, या जो रिजर्व बैंक अनाउंस कर चुका है उसका समावेश कर है, अलग अलग राज्यों को मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ भी मदद आर्थिक मिलेगी, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्दबाजी है बोलना कि इस पैसे का कैसे इस्तेमाल होगा। मेरी दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या केंद्र सरकार में वो संकल्प शक्ति है कि वो महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स को अंडरटेक कर सके। जो जरूरत है हमें आज, अगर हमें रीइन्वेंट किसी चीज को करना है, पुनर्स्थापित किसी चीज को करना है, तो ये सही मौका है कि बोल्ड स्टेप लेकर हम वो काम करें जो 91 में इकोनॉमिक क्राइसिस में मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी ने किया था। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक मोटी घोषणा हुई है, उसकी डिटेल्स अभी आई नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग की मांग शुरू से हम लोग करते आए हैं, अलग अलग राज्यों को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी। कोरोना से जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो दिल्ली में नहीं हो रहा, अनेक शहरों में हो रहा है, ब्लॉक्स में, जिलों में हो रहा है। जब तक वहाँ संसाधन नहीं पहुंचेंगे, डॉक्टर्स की, मेडिकल किट्स की हम जो पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस पर कंटेन नहीं कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि हमें कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, इससे अपना ध्यान हटाना नहीं है। हम इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ ज्यादा ध्यान दें, और ये संक्रमण फैल गया, अगर गांव तक पहुंच गया, अभी तो शहरों तक सीमित है, जिस दिन ये गांव में पहुंच गया तब बहुत बड़ा एक खतरा हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए हमें दोनों काम करने हैं, संतुलित करने हैं। अभी डिटेल्स आएंगी तो पता पड़ेगा कि एक्चुअली गांव को, गरीब को, राज्यों को कितना हिस्सा इस पैसे, इस धनराशि में से मिलेगा। तो आपके हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए, और सेक्टर्स में किस तरह से बंटे वो राज्य ऐलान करें, या फिर केंद्र इसको तय करे कि किन सेक्टर्स को जाना है? मुझे लगता है इसमें ईदर और नहीं है, इसमें दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये होगा, क्योंकि जो आमदनी है राज्य सरकारों की, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। वैट की आमदनी नहीं आ रही है, जीएसटी बिल्कुल बंद हो गया, एक्साइज के सेल्स नहीं हो रहे हैं, तो राज्य सरकारों को अपना काम चलाने के लिए उस मदद की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, अभी मालूम नहीं है कि इसमें से कितना पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा, और अगर कुछ अनाउंस भी होता है तो मैं ऐसा मानता हूं
कि सबसे गरीब तबका जो है, सबसे असहाय जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को पहले मदद करनी चाहिए। और साथ ही जो बात बोली प्रधानमंत्री जी ने, अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन पहले जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, पहले हम उनकी मदद करें, उनको संबल दें, उसके बाद हम बाकी बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ आर्थिक पैकेज पर ध्यान फोकस नहीं आज करना चाहिए। लॉकडाउन के अंदर क्या परिस्थिति पैदा होगी, हम इस कोविड-19 को कंटेन करने के लिए अगले 2, 3, 6 महीने तक क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लोगों को हम लोग और जागरूक कर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में अगर लापरवाह हो गए तो संक्रमण बहुत तेजी से कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ फैल सकता है। क्योंकि कोई राज्य ऐसा नहीं है, और राजस्थान भी उसमें शामिल है, जहां पर सड़कों पर हम मजदूरों को न देख रहे हों। तो अगर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचना है, वो अभी भी सड़क पर हैं, ऐसे में यात्री ट्रेन जो शुरू हो गई हैं उसे लेकर भी कुछ कुछ आपत्ति हो रही है। ये एक बहुत अजीब सी पसुपेश है कि इसमें कहां पर कोरोना और कितना राहत किस तरीके से लोगों को घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हर राज्य अलग सोच रहा है अभी इस पूरे मुद्दे को लेकर। ये आपकी बात सही है कि अलग-अलग राज्यों ने, जैसे राजस्थान के बहुत से लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल, असम और बिहार ने वहाँ परमिशन नहीं दी उन लोगों को। इसलिए केंद्र सरकार को सबको साथ बिठाकर एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने गाँव जाना चाहता है, उसको उतना ही अधिकार है जितना किसी उद्योगपति को है या किसी छात्र को है। इस देश में हम सब बराबर के नागरिक हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग हो, स्क्रीनिंग हो और वो सेफली अपने गांव और शहर तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की मिलकर है। श्रमिकों का, मेहनतकश लोगों का, जिन्होंने देश का निर्माण किया है, उन लोगों की अगर हम रक्षा और सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत गलत होगा। दोनों काम करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक रिवाइवल करना पड़ेगा, गरीबों की मदद करनी पड़ेगी और स्टेट्स को इतना संपन्न बनाना पड़ेगा ताकि वो अपना कई महीनों का खर्चा चला सकें। राज्य सरकारों की आमदनी की मदद करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, हमसे बातचीत कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि एक बार स्पष्टीकरण हो जाए इस बात का कि ये जो राहत पैकेज की बात की जा रही है वो किसको कितना हिस्सा उसका मिल रहा है, उसके बाद एक बेहतर परिस्थिति में सब रहेंगे ये जानने के लिए कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका केशव प्रसाद मौर्य जी। ये बताइए कि ये जो 20 लाख करोड़ की बात की जा रही है, ये कितना उत्साहित कर रही है उत्तर प्रदेश को? निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को भी और देश को भी उत्साहित करने वाला यह इतना बड़ा पैकेज है, जिसकी अपेक्षा थी उससे बहुत अधिक है। हम स्वागत करते हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। उन्होंने सबसे पहले गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए प्रारंभ किया, पैकेज का ऐलान किया और अब मध्यम वर्ग के लिए भी उन्होंने सोचा है और जिस प्रकार से अधिक रोजगार पैदा हो सके उसके रास्ते खोलने का भी ऐलान किया है। और विश्व में भारत की आत्मनिर्भरता या माना जाता है कि विश्व कल्याण का आधार बनेगी और भारत की संस्कृति इस दिशा में सदैव से साक्षी रही है कि जब भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत तो हर प्रकार से संपन्न होगा, भारत तो आगे बढ़ेगा, तो फिर दुनिया के ऊपर कहीं पर भी संकट होगा, भारत उसमें सहायक होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन, 20 लाख करोड़ के जो पैकेज की घोषणा, यह पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। मैं भी उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन और पैकेज के ऐलान और आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा का स्वागत करता हूं। जी श्वेता जी। केशव जी, चूंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा अगले चरण का, उस समय राज्यों ने जो उनसे मांगा है उस पर और राज्यों ने जो प्रस्तावित किया है, सुझाव दिए हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश इस समय क्या देख रहा है आगे? लॉकडाउन हट सकता है या फिर आप भी यही चाहते हैं कि आपको अपने अपने जोन्स तय करने की आजादी मिले और आप राज्य के अंदर अपने हिसाब से लॉकडाउन का पालन करना चाहेंगे? देखिए, राज्य की ओर से जो बात कहनी थी श्वेता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जब कल मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक थी तो उसमें अपना पक्ष जो रखना था, जो बताना था, वो बताया गया है। अब चौथे लॉकडाउन की घोषणा भी एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। उसमें कितना रिलीफ रहेगा वह बताया गया है कि ये 18 तारीख से पहले दुनिया
को भी जानकारी मिलेगी, हमारे देश को भी और हमारे प्रदेश को भी जानकारी मिलेगी। तो हम उस भारत सरकार की गाइडलाइन की प्रतीक्षा करेंगे और जो आज का पैकेज ऐलान है उस पैकेज का स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश चूंकि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो स्वाभाविक तौर से उत्तर प्रदेश हर प्रकार से जो जरूरत है उसमें अधिक कुछ पाने का अधिकारी भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस दृष्टि से जो भी पैकेज जिस प्रकार से बनेगा उसमें उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का और अच्छे ढंग से अवसर मिलेगा। जी इस पैकेज के जरिए तो जहान की बात है, तो मैं आपसे जरा जान की जानकारी भी लूंगी वहां की। बस 1 मिनट के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करने के लिए कहूंगी, क्योंकि हमारे साथ विक्रम किर्लोस्कर जी भी जुड़े हैं जो कि CII के अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि ये 20 लाख करोड़ के पैकेज को अगर हम देखते हैं, सुनकर बहुत बड़ी रकम लगती है, 10% हमारी GDP, बाकी दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो 5वें नंबर पर हिंदुस्तान इस कोरोना पैकेज के तौर पर नजर आता है। क्या ये पर्याप्त रहेगा? क्या ये सफिशिएंट रहेगा जिस तरह की त्रासदी से हम गुजर रहे हैं उसमें? चलिए हम आगे उनसे बातचीत करेंगे। केशव जी, ये बताइए कि बहुत सारी जगहें अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं, जैसे आगरा हो गया, जहां पर एक बार ठीक होने के बाद हम देख रहे हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि वहां पर कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं राज्य सरकार द्वारा। तो इन सारी चीजों को देखकर क्या उत्तर प्रदेश अभी लॉकडाउन में ज्यादा रियायतों के लिए तैयार है, या रेड जोन्स को आप लोग पूरी तरीके से उतनी ही कड़ाई से, जैसा कि हम नोएडा में भी देख रहे हैं और आगरा के भीतर भी देख रहे हैं वैसी तस्वीरें, वो अभी जारी रहेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर भी अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस लॉकडाउन या कोरोना संक्रमण, इस संकट के बीच में भी हमें रास्ता बनाना है। जो हमारे यहाँ रेड जोन है, जिन जिलों में ज्यादा कोरोना का प्रभाव पड़ा है, वहां के लिए विशेष कदम उठाए गए, विशेष टीम भेजी गई है और काफी कुछ नियंत्रण में किया गया है। आगरा में थोड़ा बीच में बढ़ा था, अब उसको हम नियंत्रित करने में निश्चित तौर से काफी कुछ उसमें ताकत लगा करके रखे हुए हैं। क्योंकि बाहर से भी बड़ी संख्या में हमारे अपने लोग आ रहे हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, हमारे अपने लोग हैं। उनकी जब जांच की जा रही तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन यह सारी जो चुनौतियां हैं, इस पर निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार विजय प्राप्त करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, उस काम का प्रभाव, मुझे ये कहने में गर्व है कि हम अपने मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में योग्य ढंग से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कुछ नियंत्रण में किए हैं। और जिनको जरूरत थी, जरूरतमंदों तक जो सहायता सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पहुंचाना चाहिए, वो पहुंचाने का भी काम किए हैं। और जहां जहां इस प्रकार का रेड जोन एरिया है, उसको जल्दी ही हम उम्मीद रखते हैं कि ऑरेंज जोन फिर ग्रीन जोन में परिवर्तित करने में कामयाब होंगे। जी नहीं, एक और चीज जो अच्छी हुई है उत्तर प्रदेश में वो ये हुई है कि जो भी अप्रवासी लौट रहे हैं उनका पूरा डेटाबेस आप लोग तैयार कर रहे हैं। एक तरह से एक हम येलो पेजेस कह सकते हैं, जो नई कोई चीज हासिल करके आ रहा है, जैसे नया कोई स्किल हासिल करके वापस आ रहा है। लेकिन इस समय जब हर तरफ से मूवमेंट देख रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य सब मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से कहा गया अपना काम शुरू कर लो, लेकिन वहां पर लेबर की कमी नजर आती है। कब तक आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी? जो फैक्ट्रीज को जितनी हद तक छूट मिल रही है उतना वो कर पाएंगे, और जो अपने दूसरे राज्यों से काम छोड़कर यहां पर आए हैं उन्हें भी कोई रोजगार मिल पाएगा? देखिए, दो चीजें मैं कहूं आज तक के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो अपने सभी मजदूर भाई बहनों से, वो चाहे कुशल श्रमिक हैं चाहे अकुशल श्रमिक हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के जो जहां पर भी हैं, अगर वो अपने घर आना चाहते हैं तो उनको लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। कई ट्रेनें चल रही हैं, सीमा पर आते ही कोई सेंटर है तो वहां से बसों से उनके जिले में, उनके गांव तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए हड़बड़ी ना करें, जल्दीबाजी ना करें। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उनका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ना तो पैदल चलें, ना किसी लोकल वाहन को करके चलें, ना मोटरसाइकिल और साइकिल से चलें। एक तो मैं ये अपील आज तक के माध्यम से अपने सभी उत्तर प्रदेश के वासी जो देश के किसी भी प्रदेश में है उनसे करना चाहता हूं। दूसरा, आपने रोजगार पर जो विषय निकाला है, उत्तर प्रदेश ने रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा करने की तैयारी की है। उनका हमने डेटाबेस तैयार किया है। हमारे यहाँ दूसरे प्रदेश के भी तमाम
श्रमिक भाई बहन हैं उनका भी उपयोग हो रहा है और वह भी कुछ बड़ी संख्या में वापस अपने घरों को गए हैं और जो हमारे यहाँ के दूसरे प्रदेश में रहते थे उनका भी वापस आना हुआ है। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए ये नहीं है कि जो आए हैं जहां कार्य कर रहे थे वहां वापस ही नहीं जाएंगे, अगर वापस जाना चाहेंगे तो भी सरकार पूरा उनका सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश में रह करके रोजगार व्यापार कार्य करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। तो हम सभी प्रकार से तैयार हैं और आज 20 लाख करोड़ के पैकेज के आधार पर निश्चित तौर से हमारा भी मनोबल बढ़ा है। हमारे मजदूर भाइयों बहनों का, मध्यम वर्गीय जो हमारे छोटे छोटे कारोबार करने वाले जो व्यापारी है उनका सबका मनोबल बढ़ा है। और कल माननीय वित्त मंत्री जी इसके बारे में डिटेल जब जानकारी देंगी तो निश्चित तौर से ये रोजगार के बहुत बड़े अवसर का रास्ता बनने जा रहा है जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन रहा है। जी। और प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भरता की बात की है वो तो देश की आत्मनिर्भरता की बात की, लेकिन आपको लगता है कि चूंकि अभी राज्यों की सीमाएं भी एक दूसरे से बंद रहती हैं तो उत्तर प्रदेश अपने आप में उस हिसाब से आत्मनिर्भर बनने की भी राह पर है? निश्चित तौर से श्वेता जी, देखिए हम उत्तर प्रदेश और सभी प्रदेशों को मिलाकर के देश है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है और भारतीय संस्कृति को भी समझाने का प्रयास किया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके सदा साथ में खड़े होने का जो काम हिंदुस्तान ने, भारत की धरती ने किया है, वर्तमान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 चीजें भी उल्लेख किया है अभी संबोधन में, जिसमें योग की भी चर्चा की। अभी संकट काल में जब हमारे देश के ऊपर भी संक्रमण का खतरा है तब हम दुनिया को दवाओं का निर्यात कर रहे हैं, उनको दवाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में भारत की संस्कृति है ये। तो यह जो काम हुआ है, जो पैकेज घोषित हुआ है, जो मार्गदर्शन मिला है, सभी वर्गों में इससे बहुत उत्साह पैदा हुआ है। देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय में निवास करने वाले नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और आज उन्होंने देश के 130 करोड़ लोगों के लिए घोषणा की है राष्ट्र के नाम संबोधन के माध्यम से और इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य, धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हमसे अपनी राय साझा कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया है तो उसमें उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से खुशी महसूस कर सकती है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका बंटवारा किया जाता है, किस तरीके से इसका आवंटन अलग अलग क्षेत्रों या फिर राज्यों के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को लेकर क्या कहा वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी
इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। और इस आर्थिक पैकेज, जो भारी भरकम एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, इसके पैमाने और गुंजाइश को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं इस समय संगीता रेड्डी, जो कि अध्यक्ष हैं फिक्की की, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। संगीता जी, 20 लाख करोड़ अगर हम कहते हैं और दुनिया के बाकी देशों से तुलना करते हैं, क्योंकि सारे देशों की अर्थव्यवस्था का हाल बहुत ही बुरा इस समय नजर आ रहा है, ऐसे में इतना बड़ा आर्थिक पैकेज क्या पर्याप्त रहेगा भारत जैसे देश के लिए? So I want to share with you that ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन पूरा ग्लोब के लिए था, मगर ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमने फिक्की के ऑन बिहाफ ऑफ फिक्की हमने ये प्रपोजल दिए थे कि मनी इन द हैंड्स ऑफ द वल्नरेबल, सो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए 2 लाख करोड़ का ऐसा प्लान दिए थे। फिर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, फिर एग्री सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सो ये पूरा प्लान हमने दिए थे सो दैट वी कैन हैव अ स्वदेश इंडिया, अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। और ये पूरा लेके हमारा प्रपोजल था एक 10-11 लाख करोड़, बट दिस इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट वी आस्क्ड। सो बहुत एक्साइटिंग फ्रेमवर्क है और देश के लिए अच्छा होगा, मगर हमको कल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा कि इसमें क्रेडिट गारंटी कितना है जो फिस्कल डेफिसिट में नहीं आएगा, और इसमें एक्सपेंडिचर कितना है। अगर बैंक्स के द्वारा ये लोन्स वो इस अकाउंट में आए, तो जरूर हमको देखना होगा कि बैंक्स कितना ट्रांसफर करे बिजनेस को, क्योंकि अभी बैंक्स हैव
parked almost 8 lakh crores with the RBI. So it's very important to also have a sovereign guarantee. इसमें और एक बात भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये पैकेज के साथ साथ एक क्रेडिबल मीडियम टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान देना पड़ेगा और मेरा बिलीफ है कि जरूर ये होगा क्योंकि ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लैरिटी से बोला है कि लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉज, यानी आप कह रही हैं कि फिक्की की तरफ से जो एक तरह से प्रस्ताव था उसका लगभग डबल आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस समय हमारे साथ सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर जी भी जुड़ रहे हैं। विक्रम जी, जो ये 20 लाख करोड़ की अगर हम बात करते हैं, हम आकलन आपके हिसाब से जानना चाहेंगे कि 10% जीडीपी का अगर एक आर्थिक पैकेज के तौर पर ऑफर किया जाता है तो वो एक देश के लिए कैसी खबर है? देश के लिए आई एम स्माइलिंग, बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो गई है। ये 20 लाख कोटी पैसे पर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी करना है। वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ वर्किंग एंड मेक श्योर दैट वी गेट आवर कंट्री गोइंग। पर इसमें हम क्या ये समझें कि सेक्टर्स को ये पैसे दिए जाने चाहिए अलग अलग, या फिर राज्यों को भी पैसे अलग से मिलने चाहिए मदद के लिए? नहीं, देखिए अभी डिटेल्स आएंगे, इतने पैसे हैं सबको मिलेंगे। मतलब राज्यों को अलग मिलना चाहिए आपके हिसाब से, जिस तरह की स्थिति इस समय पूरे देश की है? देखिए, बहुत हमारे एसोसिएशन ने, बाकी के सीआई ने, बाकी के लोगों ने कुछ सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को। I think they have looked at all possible suggestions, expert opinions, and they are coming out with packages based on all this. I think let's leave it to them and see what is coming out in the next couple of days. जी नहीं, वो तो आगे ऐलान होगा ही उसका। संगीता जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जी संगीता जी, जो विश्लेषण आप कर रही हैं, जो एनालिसिस आप कर रही हैं, उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि राज्य कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी पैसे आने चाहिए, सेक्टर्स कह रहे हैं हमारी तरफ आने चाहिए। ऐसे में क्या हर तरफ का आवंटन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर हम उम्मीद करें कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से सिर्फ उन सेक्टर्स को पैसे दे रही है? So clearly जब ये money in the hands of people, ये सेंटर से आएगा, but disbursement will happen through the states. Ultimately ये किसकी तरफ से आया वो important बात नहीं है, लोगों को मिला है, that is important. So I'm sure they'll find a way that all constituents of the economy are supported and taken care of through this package. ये package में it's a large framework. सबको भलाई होगा इससे। इंग्लिश में एक कहावत है कि when the tide is high, all the boats rise. तो सबको अच्छा होगा ये पैकेज से। बहुत धन्यवाद संगीता जी हमसे ये बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से जी प्लान, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये 2020 के लिए भी नहीं, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी इंडिया मस्ट बी वेल टेकन केयर ऑफ। जी वाकई, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है, तो इंडस्ट्री उत्साहित है इससे, लेकिन किस तरह से इसका आवंटन किया जाता है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आज पहले दिन प्रधानमंत्री जब देश के सामने आए 8 बजे, जब उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की, तो उन्होंने इस पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन इसकी जो बारीकियां होंगी कि किसे कितना दिया जाएगा, किसे किस तौर पर कितना दिया जाएगा, उसका ऐलान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रधानमंत्री की तरफ से जो आज ऐलान किया गया है, उसे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आप मदद की जो उम्मीद कर रहे थे, जो मुख्यमंत्रियों के तौर पर जो पूरी बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री से, उसमें जो आपने मांगे की थी, कि आपको लग रहा है कि इसके जरिए वो पूरी होगी? देखिए, इसे आर्थिक पैकेज के मामले में मैंने 2 या 3 पत्र लिखे हैं, और जो
वीसी हुए उसमें भी मैंने बात रखी है। कल भी मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ को 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। इस मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा कि जो लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन ये पैकेज मिलने में, अनाउंसमेंट करने में विलंब हुआ है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस सेक्टर में क्या क्या होगा, कि उद्योग को कितना देंगे, व्यापार को कितने देंगे, बड़े उद्योग को कितना जाएगा, मध्यम और लघु उद्योग को कितना जाएगा, किसान कृषि क्षेत्र में कितना जाएगा, श्रमिकों को कितना जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को कितना जाएगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से सभी राज्य सरकार के आर्थिक गतिविधि शून्य है और राज्य के राजस्व में बड़ी कमी आई है, या तो 0% होगा या 2-4% होगा। ऐसे में राज्यों को भारी क्षति हुई है, तो राज्य सरकार को कितना आर्थिक मदद तत्काल भारत सरकार करती है और उनकी ऋण अदायगी पे क्या मदद करती है, ब्याजों पे कितना मदद करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो लॉकडाउन 4 के बारे में उन्होंने कहा है कि आप लोगों की तरफ से पूरी तरीके से जब खाका आप भेज देंगे उसके बाद उसका ऐलान होगा, तो आप अपने राज्य के तौर पर इस लॉकडाउन को क्या देख रहे हैं? आपको चाहिए कि आगे बढ़े ये, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से वो रियायतें वहां पर लागू करें आप? देखिए, दिल्ली से बैठ के छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी नहीं हो सकती। मैं अपने रायपुर राजधानी के बारे में कहता हूँ, 25 मार्च के बाद कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन रायपुर को रेड जोन में रख दिया गया। हमने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, सेक्रेटरी से बात की, लेकिन अभी भी रेड जोन से उसको हटाया नहीं गया है। हमारे यहाँ अभी कुल मिला के 5 पॉजिटिव केस बचे पूरे छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद भी राजधानी के रेड जोन में रखा गया। ये बड़ा निराशा होती है इस प्रकार की बात करने में। ये अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। राज्य में आर्थिक गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होना चाहिए, लेकिन रेल यात्रा और हवाई यात्रा शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से सहमति ले लेनी चाहिए, क्योंकि यदि यात्री ट्रेन चला रहे हैं और कोई यात्री उतर के अपने घर कहाँ जा रहे हैं किसी कोई पता नहीं, यदि वो कोरोना पॉजिटिव हुआ कितने लोगों को फैलाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती, नियंत्रण में नहीं होगा राज्य सरकार के। इसलिए नियंत्रण में रहे, इसलिए राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर ही हवाई यात्रा और ट्रेन यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से अभी छत्तीसगढ़ अपने आप में अगर सिर्फ राज्य के सीमाओं के भीतर लोग रहें तो आप लोग पूरी तरीके से स्वावलंबी के तौर पर, आत्मनिर्भर तौर पर रह सकते हैं, बस सीमाओं के भीतर बाकी राज्यों से लोग प्रवेश न करें, ये यात्री ट्रेनें या फिर प्लेन का अगर प्लान भी बन रहा है तो वो न हो? नहीं, हम पूरी तरह से बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे ट्रेन शुरू हो गया, हमारे यहाँ दिल्ली से आएंगे, लेकिन हमको बताया ही नहीं गया, हमको मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। आएंगे तो उनके 1200, 1500 या 2000 लोग आते हैं, तो आखिर उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कहाँ जाएंगे, उसको क्वारंटाइन में रखना है, ये सारी व्यवस्था तो राज्य सरकार को करना है ना। वहां से तो आपने टिकट लिया, ऑनलाइन टिकट ले लिया और सीधा पहुंच गए। आपने अपनी व्यवस्था कर ली कि आपको प्लेटफॉर्म की टिकट नहीं लेना है, रेलवे स्टेशन भीड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो उतर के वो कहाँ जाएंगे और उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में राज्य सरकारों ने आपने विश्वास लिया नहीं। तो मुख्य तौर पर आप चाह रहे हैं कि जो आपने बात रखी भी होगी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कि ये जोन्स में बांटने का जो जिम्मा है वो आपका ही हो, केंद्र न करे वो, और उस हिसाब से फिर आप आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल राज्य सरकारों को होना चाहिए, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में होना चाहिए। राज्य सरकार खुद भी जिम्मेदार, अभी तक के कोरोना से लड़ाई राज्य सरकार ही लड़ती रही ना। भारत सरकार केवल निर्देश देती रही है, किट के अलावा और क्या चीज उपलब्ध कराई है। तो ये जो लड़ाई है आर्थिक मुद्दे पे, प्रशासनिक मुद्दे पे, मोर्चे पे लड़ाई जो लड़ने का काम है और राज्य सरकारें ही करती रही है। क्या कोई भी राज्य सरकार हो, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राज्य अपने पूरे प्रशासनिक अमला झोंक के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत सरकार से निर्देश ही प्राप्त होते रहे। अभी पहली बार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात हुई है, और ये भी किस सेक्टर में जाएगा, राज्य सरकारों को कितना मिलता है नहीं मिलता है, ये भी एक संशय है, एक प्रश्न है कि राज्य सरकारों को कितना आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि राज्य को पैसे मिले और राज्य अपने हिसाब से वहां पर देखिए कि अर्थव्यवस्था में कहां पर कितना खर्च करने की जरूरत है, श्रमिकों को कितना, किसानों को कितना, या फिर केंद्र अपनी तरफ से आवंटन करे, उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं?
देखिए अभी जन धन योजना के तहत मजदूरों को दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसानों को जो 2,000 रुपये दिए 2 एकड़ से कम किसी जोत वाले किसानों को, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में वो यदि डायरेक्ट देना चाहें हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अभी 2 महीने से कोई आर्थिक गतिविधि किसी राज्य में नहीं चला है, इसका नुकसान तो राज्य सरकार को होता है। राज्य सरकार को भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। जो निर्माण कार्य के लिए जो लोन लिए हैं उसके ब्याज है, उसके किस्त है, तो उसमें क्या भारत सरकार कितना पैकेज दे रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हमसे बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना है कि केंद्र की तरफ से भले ही आवंटन किया गया है, लेकिन अब आगे उसका आवंटन कैसे हो ये राज्य सरकारों को निर्धारित करने दिया जाए। बहरहाल बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं, एक बार उन पर एक नजर डालते हैं। संकट में प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है, मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर है, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे और देश की इकोनॉमी में 29% कंट्रीब्यूशन लघु उद्योगों का है, एमएसएमई का है, ये और बढ़ेगा और मेरा विश्वास है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। आज एक भविष्य दिखाया है कि ये देश आत्मनिर्भर बनेगा और जिस तरह 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उम्मीद से कई गुना ज्यादा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने संकेत भी दिया है कि देश चलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के साथ हम जो नई चुनौती है उसका सामना करते हुए देश को आगे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और भारत के इतिहास में जीडीपी के 10% का पैकेज एक अप्रत्याशित घटना है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस प्रकार का यह पैकेज नए भारत का निर्माण करेगा और भारत का कृषि हो, उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो, छोटे उद्योग हो, गरीब से गरीब हो, सभी के जीवन में एक नई पहल इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से होगी। कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी का देश के नाम यह 5वां संबोधन, जब दुनिया में नेतृत्व का इतिहास लिखा जाएगा और सहस्त्राब्दियों शताब्दियों बाद उसका अध्ययन होगा, तो मूल पाठ के रूप में देखा जाएगा कि अत्यंत सबसे विषम और बड़े संकट की परिस्थिति में एक नए भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना और 21वीं सदी भारत की बने, उस भारत की बात उन्होंने आज इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश के सामने रखी।
प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज का घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। आज प्रधानमंत्री ने एक 20 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल पैकेज का घोषणा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जो घोषणाएं की, उन सभी को समेटते हुए ये तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसके विवरण क्या है वो कुछ नहीं बताए। जब तक ये विवरण नहीं आता उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये विवरण आने वाले दिनों में बताया जाएगा और वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन हाँ, इंतजार उसी का करना होगा, तभी विश्लेषण जो है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट हमारे सामने रहेगा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, चूंकि देश को संबोधित करते रहे हैं सब, वो टीवी के सामने आकर या फिर रेडियो के जरिए वो अपने मन की बात बताते रहे हैं और जितनी भी अहम घोषणाएं होते हैं वो खुद करते हैं। तो इसमें जब ये राहत पैकेज का उन्होंने ऐलान किया तो किस शब्द को कितनी बार उन्होंने अपनी तरफ से कहा वो जरा सुनिए। भारत सबसे ज्यादा बार उन्होंने कहा, 59 बार। बहुत उत्साह बढ़ा रहे थे लोगों का। इसके साथ नंबर 2 पर आया आत्मनिर्भर, ये 38 बार उन्होंने कहा। आपूर्ति शब्द का इस्तेमाल उन्होंने 28 बार किया। सप्लाई चेन का इस्तेमाल 20 बार किया। संकट का इस्तेमाल 17 बार। स्थानीय का इस्तेमाल 16 बार। इन शब्दों का प्रयोग इस हिसाब से 12 मई के यानी आज के जो भाषण थे उसमें उन्होंने इन शब्दों का कितनी बार प्रयोग किया है वो हमने आपको दिखाया है। लेकिन आपको अब दिखाते हैं कि लॉकडाउन, दरअसल इतना तो तय हो गया कि अब लॉकडाउन का चौथा चरण होगा, लॉकडाउन 4 होगा। 17 तारीख को ये तीसरा चरण खत्म हो रहा है, उसके बाद अगले दिन से वो लागू होगा। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा यह भी पता नहीं। पर दुनिया भर में लॉकडाउन किस तरीके से लगाया गया है ये भी एक दिलचस्प आकलन है। इसके भी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। फ्रांस 17 मार्च से लॉकडाउन में रहा, वहां पाबंदियों में ढील 11 मई से दी गई है। जर्मनी 22 मार्च से लॉकडाउन में रहा, वहां पाबंदियों में ढील 20 अप्रैल से दी गई। इटली 9 मार्च से लॉकडाउन में रहा, पाबंदियों में ढील 4 मई से दी गई। स्पेन 14 मार्च से लॉकडाउन में रहा, पाबंदियों में ढील 4 मई से दी गई। यूनाइटेड किंगडम 23 मार्च से लॉकडाउन में रहा, पाबंदियों में ढील 4 मई से दी गई। सिंगापुर 7 अप्रैल से लॉकडाउन में है, लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। चीन में 23 मार्च से लॉकडाउन रहा, वहां पाबंदियों में ढील 8 अप्रैल से दी गई। हालांकि वुहान शहर को खासतौर से ज्यादा लंबे समय तक लॉकडाउन में रखा गया, जहां पर अधिकतर संक्रमण था। बाकी जगहों पर चीन में उतना ज्यादा संक्रमण देखने को नहीं मिला। अब एक और बात गौर करने वाली है कि भारत 10,000 से 70,000 केस कितने दिन में पहुंचा है, ये भी जरा तुलनात्मक तरीके से हम देखते हैं। गति धीमी रही है, भारत को यहां तक पहुंचने में 30 दिन लगे हैं। अमेरिका को सबसे कम दिन लगे थे, 7 दिन। स्पेन को 12 दिन, जर्मनी को 13 दिन, ब्रिटेन और इटली को 16 दिन, रूस और चीन को 17 दिन, तुर्की को 18 दिन, फ्रांस को 19 दिन, ब्राजील को 24 दिन, पेरू को 27 दिन और भारत से ज्यादा किनको लगा है, ईरान को 31 दिन और कनाडा को 39 दिन लगे हैं। अब जब जीडीपी का क्या 10%, 20 लाख करोड़ इसका ऐलान किया गया, तो इसके साथ ही ये भी देख लीजिए कि बाकी देशों ने अपने जीडीपी के कितने प्रतिशत का स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया था। तो इसमें जापान अव्वल है 21.1% जीडीपी का, यूनाइटेड स्टेट्स 13%, स्वीडन 12%, जर्मनी 10.7%। 5वां नंबर आता है हिंदुस्तान का। और भारत के नीचे आते हैं फ्रांस 9.3%, स्पेन 7.3%, इटली 5.7%, यूनाइटेड किंगडम 5%, चाइना 3.8% और दक्षिण कोरिया 2.2%। तो इस हिसाब से अगर हम समझें तो भारत में जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है ये सचमुच में ये बहुत बड़ा है। लेकिन ये देखना जरूरी हो जाएगा कि इसका आवंटन जब किया जाता है तो किसे कितना आवंटित किया जाता है, किस सेक्टर को कितनी रकम मिलती है।